Hello and welcome you guys to the final class of Environment for Prelims 2026. In this class, we're going to cover a lot of things that ideally I should not be covering. तो देखो मुझे क्या लगा था कि पोल्यूशन का जो थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा है, क्या क्या पार्ट बचा है, कुछ एयर पोल्यूशन के एक दो मेजर्स, वाटर पोल्यूशन और जो छोटे छोटे बाकी पोल्यूशन है. I thought that that is something that you could also read by yourself, but a lot of you had requested and हमने last class में discuss भी किया था that I should record it, at least go through the material once with you, ताकि आप ये मटेरियल समझ सकें एंड इट इज ईजियर फॉर यू टू रीड दिस मटेरियल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली ये जो मटेरियल है इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है, राइट. ऑल आई कैन डू इज मेक इट ईजियर फॉर यू टू रीड द मटेरियल, बट मटेरियल आपको पढ़ना है. इट इज रिटन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, कलर कोडेड एंड इट इज सब टॉपिक वाइज, तो आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस आते हैं. बट लाइक वी हैव सीन इवन इन आवर पीवाईक्यू डिस्कशंस दैट क्वेश्चंस फ्रॉम पोल्यूशन आर जनरली डिफिकल्ट. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टेक a look at whatever remaining parts are there, और उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम समझेंगे उनका जो लॉजिक है, उनके बिहाइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स आई विल नॉट रीड द मटेरियल लाइन बाय लाइन विद यू. आई एम श्योर दैट यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट. इट्स जस्ट दैट उसकी अगर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जैसे हमने स्टबल बर्निंग के लिए किया था या सोलर एनर्जी के लिए किया था या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया था, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रीड दैट मटेरियल. तो आज कुछ पार्ट हमारा एयर पोल्यूशन का बचा था, तो स्टार्ट करते हैं हम एयर पोल्यूशन से and then we'll move on to other parts of pollution, right? So first let's talk of air pollution. अब air pollution की हम almost सारी बातें कर चुके हैं other than Indian measures to protect from air pollution, कि इंडिया क्या क्या कर रहा है, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एयर पोल्यूशन रोकने के लिए. तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, rather than trying to read the material directly, जैसे आपका जो मटेरियल है यहाँ पे एयर पोल्यूशन का, आप यहाँ से देखोगे it starts from discussion on CAQM. अब रादर देन आप सोचो कि यार अब मैं मटेरियल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अच्छा पहले CAQM है फिर इसको रटूंगा, फिर ग्रैप है फिर इसको रटूंगा. मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो उसका फायदा ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ इसको पढ़ना बेटर कैसे है. देयर इज अ लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई हियर, राइट. लॉजिक यहाँ पर क्या है, लॉजिक सीधी सी बात है यार, आपको पता है इंडिया में एक एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ठीक है. अब अगर एक एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो आप खुद को गवर्नमेंट की पोजिशन पे इमेजिन करो. आप गवर्नमेंट की पोजीशन पे हो, खुद को इमेजिन करो कि यार अब आप क्या करना चाहोगे. तो आप कहोगे यार पहले ना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. लेट अस सेट अ स्टैंडर्ड कि अगर एयर पोल्यूशन है तो दिस इज द स्टैंडर्ड टू विच आई वांट माय सिटीज टू अग्री टू, कि मेरी जो सिटीज हैं, मेरे जो अर्बन एरियाज हैं, उसमें हर पोल्यूटेंट का लेवल इतना होना चाहिए. इस स्टैंडर्ड में आप क्या क्या लिखोगे, यू वुड राइट के देखो यार ये पोल्यूटेंट्स हैं जिनको मैं मॉनिटर करूंगा. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट कि किसी भी सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल should not be more than 10 milligrams. आप इस टाइप का कुछ लिख सकते हो, राइट. तो पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि यार ये स्टैंडर्ड है और पोल्यूटेंट्स इन एरियाज ऑफ इंडिया शुड नॉट ब्रीच दिस स्टैंडर्ड. तो आपने एक वो बना दिया कि इसके ऊपर कोई जा रहा है तो मैं कहूंगा पोल्यूटेड है, इसके नीचे है तो ठीक है. सो फर्स्टली यू मेड अ स्टैंडर्ड. नाउ देयर विल बी सिटीज, देयर विल बी एरियाज दैट विल नॉट मीट दी स्टैंडर्ड्स. आपने कहा यार सल्फर डाइऑक्साइड 10 मिलीग्राम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड 10 मिलीग्राम के ऊपर होगी. तो देयर विल बी एरियाज दैट आर नॉट अटेनिंग दी स्टैंडर्ड्स, राइट. areas that are not attaining these standards, understood. Now if there is something that is not attaining these standards, इन standards को आप attain नहीं कर पा रहे हो, then what? देन गवर्नमेंट कहेगी कि यार अच्छा ये जो नॉट अटेनिंग स्टैंडर्ड्स वाले एरियाज है ना, इनके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं या कोई स्कीम बनाते हैं. एंड थ्रू दिस प्रोग्राम और स्कीम वी विल ट्राई कि हम ये वाले जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स थे ये हम अचीव कर पाए. इसी टाइप का आप कुछ बनाओगे. तो बेसिकली एयर पोल्यूशन में यही है. अब अगर आप इस पॉइंट को डिटेल में देखो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं. अब स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, एवरी एक्सपर्ट विल हैव इट्स ओन ओपिनियन. जैसे आपने देखा है कि पावर्टी मेजर करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, या किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कि पोल्यूटेड है या नहीं है. मैं कहूँ 10 मिलीग्राम बहुत ज्यादा है, आप कहो शायद 5 मिलीग्राम भी बहुत ज्यादा है. तो देयर आर अदर मेजर्स फॉर दैट, राइट. तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हमें 2-3 स्टैंडर्ड्स देखने हैं. सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है. देन WHO के खुद के स्टैंडर्ड्स हैं. देयर इज अनदर स्टैंडर्ड कॉल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट. इन तीनों को हमें देखना है, दिस इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट. अब हम देखते हैं, आपको पता चल रहा है कि यार देयर आर सम सिटीज दैट आर नॉट अटेनिंग दी स्टैंडर्ड्स. अब आपको कैसे पता चला,
कि सिटीज ने स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं किए हैं, आप कोई सर्वे कंडक्ट करोगे, है ना, कुछ मॉनिटरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा. So there should be some mechanism for survey and monitoring also. And once these cities are not meeting these standards, there has to be some program also. तो ये जो सर्वे है, इसमें से एक सर्वे का नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. What are we trying to do? We are just looking at these cities and seeing कि यार यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी cities हैं who have not met the standards that were supposed to be met. ठीक है, कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बनाए, जैसे मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड नॉट मोर देन 10 मिलीग्राम. तो ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जिन्होंने ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला स्टैंडर्ड मीट नहीं किया, राइट. देन अब आप एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी बना सकते हो. तो ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. यहां पर आप क्या करते हो, आपने सोचा यार हम ना बहुत सारे ऑपरेटिंग स्टेशन लगाएंगे. इन ऑपरेटिंग स्टेशन में हम क्या करेंगे, हम पोल्यूटेंट्स की मॉनिटरिंग करेंगे. यार यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर कितना है, PM10 कितना है, PM2.5 कितना है वगैरह. आपने मॉनिटरिंग कर ली, राइट. अब इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सर्वे और मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप एक और चीज कर पाओ, यू आर एबल टू प्रिडिक्ट. ये नहीं है कि मैं आज देखूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज द सिटी ऑफ दिल्ली. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो मैं देखूं कि दिल्ली में आज टुडे व्हाट इज द कंडीशन, टुडे इज दिल्ली अग्रीइंग टू द स्टैंडर्ड्स दैट आई हैव मेड और नॉट. द सेकंड थिंग हियर इज कैन आई फोरकास्ट. क्या मैं ये देख सकता हूं कि दिल्ली में अच्छा यार आज तो पोल्यूशन ठीक है शायद, बट वेदर कंडीशंस को देखते हुए, पोल्यूशन कंडीशंस को देखते हुए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देखते हुए ये पता चल रहा है कि 3 हफ्ते बाद शायद देयर माइट बी अ प्रॉब्लम. सो देयर इज ऑल्सो अ फोरकास्टिंग सिस्टम. अब ये जो फोरकास्टिंग सिस्टम है यहाँ पे, इसका नाम है सफर. सफर स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. ये एक चीज हो गई, ठीक है. अब आपने कहा यार देखो मैंने स्टैंडर्ड बनाया, आई मेड अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आई वांटेड टू सी क्या चल रहा है, तो मैंने सर्वे किया, मैंने एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया, मैंने एक फोरकास्टिंग प्रोग्राम बनाया. 3 चीजें करी. अब अगर कोई सिटीज अब भी ये नहीं मीट कर रही हैं, तो मैंने एक लेवल सेट कर दिया, मुझे समझ आ गया कि ये लोग मीट नहीं कर रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं. देन आई हैव टू लुक एट अ प्रोग्राम और स्कीम, एंड दैट प्रोग्राम और स्कीम इज कॉल्ड द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा, वंस दिस लॉजिक इज क्लियर टू यू, तब आपको ये सब कुछ समझ आएगा. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का काम क्या है? इट वर्क्स विद नॉन अटेनमेंट सिटीज. So cities that cannot meet our standards of air pollution are put under National Clean Air Program so that they are able to meet these standards. अब how will you meet these standards? कैसे मीट करोगे इन स्टैंडर्ड्स को, कैसे एयर पोल्यूशन को कम करोगे? So there have to be certain mechanisms. अब अगेन वही चीजें हैं, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. पहली चीज क्या हो सकती है? that I mitigate, मतलब I bring in technologies कि pollutant release कम हो. I want to reduce the pollutant release, reduce the sources, right? pollutant release कम हो. अब pollutant release कम हो तो मैं क्या करूंगा? अगर pollutant release कम होगा तो I would say कि ठीक है यार, there are some mechanisms here. There is something called green crackers. यार ग्रीन क्रैकर बना लेते हैं तो pollutant release कम होगा इन सिटीज में. वेहिकुलर पोल्यूशन मेजर चीज होती है, तो मैं BS6 नॉर्म्स बना लेता हूँ. इसके साथ एक और चीज हमने करंट अफेयर्स में शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, जिसका नाम था कैफे नॉर्म्स. तो कैफे नॉर्म्स में बना लेता हूँ, ठीक है. देन आई कैन से कि यार वेहिकुलर पोल्यूशन होता है तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लेता हूँ. सो आई कैन हैव समथिंग कॉल्ड फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. फिर मुझे समझ आता है कि यार देखो, जब मैं कोल बर्न करता हूँ, व्हेन आई बर्न कोल देयर इज रिलीज ऑफ pollutants into the atmosphere, so I can do something called coal gasification as well. ताकि pollutants कम रिलीज हो, राइट. अब मुझे समझ आता है कि यार the other thing I can do here is the measures I can take for stubble burning. ये हम देख चुके हैं पहले, ठीक है. दूसरी चीज मैं यहां पे कर सकता हूं कि चलो लेट द पोल्यूटेंट्स बी रिलीज्ड. हो सकता है पोल्यूटेंट रिलीज बढ़ गया हो, बट आई विल हैव सम टेक्नोलॉजीज
दैट विल, एक बार पोल्यूटेंट रिलीज हो गया कोई बात नहीं, बट दैट विल देन क्लीन द एयर। बाद में एयर क्लीन कर देते हैं, पोल्यूटेंट एयर में आ जाए कोई बात नहीं, मैं एयर से पोल्यूटेंट निकाल दूंगा। यहां पे यू हैव अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्मोक टावर्स। ठीक है, फिर मैं क्या चाहूंगा, मैं देख रहा हूं यार कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। अब देखो यहां पर मुझे दो चीजों को बैलेंस करना है, ये आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो एज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। मुझे दो चीजों को बैलेंस करना है। ऑफ कोर्स एक तरफ तो मेरी एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं, एंड ऑन द अदर साइड आई हैव कंसिडरेशंस ऑफ इकोनॉमी। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं इंडस्ट्रीज को लाइसेंस ही ना दूं, और मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं एनवायरमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दूं। अब अगर मैं हर इंडस्ट्री को, इफ आई टेक एवरी इंडस्ट्रियल प्लांट दैट हैज टू बी सेट अप, एंड फॉर ईच ऑफ दैट इंडस्ट्रियल प्लांट आई से कि नहीं यार, लेट मी लुक एट योर लाइसेंसेस, लेट मी लुक एट एवरीथिंग इन डिटेल, मुझे सब कुछ डिटेल में देखने दो, मुझे लाइसेंसेस डिटेल में देखने दो, ये अगर मैं करने लग जाऊं, देन व्हाट हैपेंस, देन व्हाट डू आई डू, देन ईच इंडस्ट्री विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेट अप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको अब रिप्लेस करके बी रेडी इंडेक्स बना दिया है, बिजनेस रेडीनेस विल गो डाउन। मैं हर इंडस्ट्री का पहले चेक करूंगा कि यार देखो ये इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है, तो अपने कागज दिखाओ, अपने टेस्ट कराओ, अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाओ। पीपल विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन माय कंट्री, दैट आल्सो इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, इसका सिस्टम है यार कि इंडस्ट्रीज को ना क्लासिफाई कर लो। लेट्स क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज तो हैं हेवीली पोल्यूटिंग, जो इंडस्ट्रीज हैं हेवीली पोल्यूटिंग, उनको तो हम क्या करते हैं, उनको हम एक हाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में रखते हैं कि यार जैसे सीमेंट है, सीमेंट एक बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो यार हर चीज चेक होगी, एक एक चीज चेक होगी, आप पूरी कंप्लायंस मीट करो, सारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लो तो बात करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो एक बिस्किट की फैक्ट्री बन रही है, राइट। अब ये प्रैक्टिकली नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, राइट, बिस्किट्स बना रही है वो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो इसको मैं कहूंगा यार आप हैवी पोल्यूटिंग नहीं हो, तो प्रैक्टिकली नॉन पोल्यूटिंग हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू गो एंड यू जस्ट गो एंड यू सेट अप योर प्लांट्स एक्सेट्रा, आपको उतने ज्यादा लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी so that only those industries have to work to get their licenses, those clearances जिनमें एक्चुअली इम्पैक्ट है। अब अगर आप बिस्किट फैक्ट्री से ये लाइसेंसेस क्लियरेंसेस देने के लिए कह रहे हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू सेट इट अप। ये देखते हुए एक चीज बनाई गई इंडिया में कॉल्ड पोल्यूशन इंडेक्स। पोल्यूशन इंडेक्स में क्या बोला गया, ये कहा गया कि देखो यार, हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे एज क्रिटिकली पोल्यूटिंग, सिवियरली पोल्यूटिंग, मॉडरेटली पोल्यूटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब मिटिगेशन में पोल्यूटेंट कम करने की एक और बात यहाँ पे हमें पढ़नी है, विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में भी आएगा इस साल, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, फिर करंट अफेयर्स में डिटेल में देखेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का क्या मतलब है, जैसे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल डीजल में, राइट, बायो एथेनॉल और बायो डीजल ब्लेंडिंग हम करते हैं, ऐसे ब्लेंडिंग सिमिलरली हम करना चाहते हैं जेट फ्यूल में। क्योंकि जब एयर ट्रैवल होता है, व्हेनेवर एयर ट्रैवल हैपेंस, वहां से भी बहुत ज्यादा CO2 emissions होते हैं बिकॉज ऑफ जेट फ्यूल। तो आई वांट टू हैव सम ब्लेंडिंग of sustainable fuels into jet fuel, and that blending, once that blending happens, I can reduce emissions, जो हमने सेम लॉजिक बायोफ्यूल्स के लिए दे, राइट। तो दिस इज द ब्रॉड आइडिया इन एयर पोल्यूशन। तो जो भी अब हम एयर पोल्यूशन में देखने वाले हैं, ऑफ कोर्स आई एम, लाइक आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन, बट यू कैन गेट एन आइडिया हियर। एयर पोल्यूशन में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि यार पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है। स्टैंडर्ड किस तरह के सेट हो सकते हैं, 3 स्टैंडर्ड्स हैं, एक NAAQS है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, एक AQI है। अलग अलग स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, किसको लग रहा है कि यार इससे ज्यादा पोल्यूशन होगा, इससे कम पोल्यूशन होगा वगैरह। वंस दैट स्टैंडर्ड इज सेट, यू वुड वांट टू हैव अ सर्वे और अ मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ फोरकास्टिंग सिस्टम। तो सर्वे का नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग का नाम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एंड फोरकास्टिंग का नाम है सफर। ये 3 भी हम देखेंगे। फिर एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे, उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। अब देन वी विल सी कि अच्छा मिटिगेशन करनी है, पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कम करना है। कम करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो पोल्यूटेंट्स का मैं रिलीज कम करूं, उसके लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ग्रीन क्रैकर्स हैं, BS6 नॉर्म्स हैं, फेम है, कैफे नॉर्म्स हैं,
कोल गैसिफिकेशन है, स्टबल बर्निंग के मेजर्स हैं। और एक मेजर है कि यार चाहे पोल्यूटेंट आ भी गया तो भी हम एयर को क्लीन कर लेंगे, जैसे कि स्मोक टावर उसका एक मेजर है। फिर मुझे ये भी देखना है कि इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एक पोल्यूशन इंडेक्स बना लेते हैं। नाउ यू नो द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इन एयर पोल्यूशन। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट इन चीजों में, जब आप पढ़ोगे इनको, मैं साथ में भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से एमसीक्यू आ सकता है। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग एनवायरमेंट के डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना होता है। अब आप समझो यार कि एमसीक्यू इन यहाँ पर कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर मुझे इसको देखना हो और मैं जानना चाहूँ कि यार एमसीक्यू कहाँ से आएगा, तो पहले तो मैं इन स्टैंडर्ड्स को देखूँ। मैं कहूंगा यार यहाँ पे एमसीक्यू इन चीजों से आ सकता है कि एक्यूआई में कौन कौन सी गैसेज हैं। ऐसा पी वाई क्यू हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में। एनएक्यूएस में कौन कौन सी गैसेज हैं, डब्ल्यूएचओ के एयर क्वालिटी लेवल्स क्या हैं, क्या वो अलाउ करता है। ये तीनों टाइप के एमसीक्यू हम देख चुके हैं। तो स्टैंडर्ड्स में तो विच गैसेज आर इंक्लूडेड एंड हु हैज मेड द स्टैंडर्ड। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस सर्वे की, इस मॉनिटरिंग की, इस फोरकास्टिंग की। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, फर्स्टली हु इज डूइंग इट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है हु इज डूइंग इट। अब सफर जो है वो आपको लगेगा कि यार एयर एयर पोल्यूशन की ये फोरकास्टिंग है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही करती होगी, बट नहीं करती मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दिस इज वेयर वी गेट कॉट इन एमसीक्यूज। तो हु इज डूइंग इट, हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट हैपन एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा, फिर प्रोग्राम में तो आपको पता ही है, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होता है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर मिटिगेशन के ये जो मेजर्स हैं, ये जो साइंटिफिक मेजर्स ऑफ मिटिगेशन है, इन पे एमसीक्यू जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है। और ये पोल्यूशन इंडेक्स एक थोड़ी सी नई चीज है, तो इस पे एमसीक्यू आने के चांस कैसे हैं कि जनरली कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, क्या इसका आइडिया है, एंड अगेन वन पर्टिनेंट क्वेश्चन, हु इज डूइंग इट, कौन बना रहा है इसको। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर जो हमारी रह गई डिस्कशन करने में, वो है दिल्ली एंड एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में मेजर प्रॉब्लम है। अब आप गवर्नमेंट में हो, आपने देखा दिल्ली एनसीआर में मेजर प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे यार कि एक यहाँ भी अलग बॉडी बनाते हैं और एक एक्शन प्लान बनाते हैं। तो इस बॉडी का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और ये एक्शन प्लान का नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब इस बार एक्यूआई बहुत न्यूज में रहा है, तो इससे एमसीक्यू आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है और ग्रैप कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। ये है हमारा एयर पोल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट। अब अगर मैं देखूं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट पढ़ना शुड बी चाइल्ड्स प्ले। अब मैं आपके साथ थोड़ा देख लेता हूं। पहले बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की। अब यार ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, 1 सेकेंड, इसमें हमें क्या देखना है कि अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट का नाम देखना है, फिर चेयरपर्सन कौन है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस कहाँ जाती हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास जाती हैं और ग्रैप से रिलेटेड है। ये 4 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रैप में एक्शन प्लान है दिल्ली एनसीआर के लिए, 4 स्टेजेस हैं। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि 4 स्टेजेस हैं। फिर हमें क्या देखना है कि कौन सी एक्ट के अंडर है, सीएक्यूएम इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। और इसके कुछ स्टेजेस हैं, ये आपने देखा ही होगा, जब ज्यादा सिवियर हो जाता है वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम फिर ऑड इवन स्कीम वगैरह भी करने लग जाते हैं। और ये चलता है एक्यूआई पे, विच इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स दैट वी नो अबाउट। ठीक है। फिर हमने बात करी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम है तो इसको पहले नहीं पढ़ते, पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ लेते हैं। एक है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, किसने डेवलप किए हैं, सीपीसीबी ने। ये किस पे एप्लीकेबल है, पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है। और इसमें कौन कौन सी गैसेस या कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स देखे जाते हैं, तो 12 पोल्यूटेंट देखे जाते हैं। दीज आर द एक्चुअल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इन्होंने देखो क्या क्या बताया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए, ये बात यहाँ बता रखी है। 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। अब ये 12 हमें याद करने हैं, 12 के 12 याद करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक निमोनिक दिया हुआ है, पीएम प्राइम मिनिस्टर publishes on NSC, National Security Council, that we need to ban Bangladesh। अगर आपको मेरे निमोनिक अच्छे ना लगे तो प्लीज फाइंड ए डिफरेंट वे। ये मेरे पुराने निमोनिक्स हैं जो मैंने बनाए थे अपने टाइम पे, बट अगेन ये कोई बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है, मुझे बस याद रह जाता था इससे। यू कैन फाइंड ए डिफरेंट निमोनिक, याद होना चाहिए यार, निमोनिक से फर्क नहीं पड़ता। पीएम से क्या याद करोगे आप, पीएम 2.5 और पीएम 10। ठीक है। पब्लिश,
अब अगर आप थोड़े से साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि पीबी ये जो सिंबल है ये लेड का सिंबल है, ठीक है। पीबी इज प्लम्बस, प्लम्बस इज लैटिन वर्ड फॉर लेड। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड का जो सिंबल होता है वो एयू होता है, एयू इज ऑरम, ऑरम इज सिंबल फॉर गोल्ड। एस एन इज सिंबल फॉर टिन, एस एन होता है स्टैनस। तो दीज आर दीज आर लैटिन वर्ड्स जो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में हम देखते थे। जैसे एच इज सिंबल फॉर हाइड्रोजन, ओ इज सिंबल फॉर ऑक्सीजन, पीबी इज सिंबल फॉर लेड। तो पीबी से यहां से बनाया हुआ है पब्लिशर्स। देन है ऑन, राइट। ऑन से आपको दोनों वर्ड याद करने हैं, ओ से ओजोन और एन से NO2। पीएम पब्लिशेस ऑन NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो एन से NH3, NH3 इज अमोनिया, एस से SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सी से CO। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मत भूल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड काउंट नहीं कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड काउंट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज, हमने पढ़ चुके हैं हम ये एक क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट नहीं है। याद करो आप, हम भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो लोग एमिट करते हैं यार, मैं भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ, तो क्या एम आई कॉजिंग पोल्यूशन? मे बी नॉट, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। हमने देखा है यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, राइट। वी रेड अबाउट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जो डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए, दिस इज समथिंग दैट मैटर्स, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देन बैन, बैन इज, आप यहां से कर सकते हो बेंजीन, देन आर्सेनिक, देन निकल। बेंजीन हमने पढ़ा है, आर्सेनिक हमने पढ़ा है, निकल हमने पढ़ा है। आर्सेनिक के बारे में पढ़ा है, बेंजीन पे तो हमने PYQ भी देखा है। तो बेंजीन, आर्सेनिक और निकल, राइट। एंड अल्टीमेटली बांग्लादेश, बांग्लादेश है बेंजोपायरीन। तो ये 12 हैं, यहाँ पे देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, arsenic and nickel. These 12 we have to remember. And how do we remember? Prime Minister publishes on National Security Council that we have to ban Bangladesh. ठीक है, आप you can find a different mnemonic. This is just the mnemonic I use. Now there are 12 pollutants here. इन 12 के कुछ लेवल्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो लेवल सबके निकल रहे हैं, ठीक है। लेवल्स दिए हुए हैं इन्होंने 12 पोल्यूटेंट्स के। ये 12 पोल्यूटेंट्स हमें याद होने चाहिए कि NAAQS CPCB ने डेवलप किया है और उसमें ये 12 पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। डन। अच्छा, फिर WHO की सिमिलर एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं। अब ये 2021 में रिवाइज हुई थी, ठीक है, इसलिए इन पे 2022 में क्वेश्चन आया था। इसमें अगेन यू कैन लुक कि इसमें क्या क्या है, ये आपको याद करना है। दीज आर द पोल्यूटेंट्स हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लेड नहीं है, तो अगर आप देखो यहाँ पे PM तो है, पब्लिश वाला लेड नहीं है, जो हमने पब्लिश देखा था। देर इज नो गाइडलाइन फॉर लेड, एटलीस्ट जो यहाँ एयर क्वालिटी गाइडलाइन में लिखा है, ठीक है। देन देर इज ऑन, एंड देर इज ऑन में ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एंड देन SC इज देयर, अमोनिया नहीं है, NH3 नहीं है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, कनेक्ट करके तो कर लेते हैं कि यार अच्छा ये सारी चीजें हैं जो WHO जिस पे देता है। और तीसरा स्टैंडर्ड है हमारा AQI। अब AQI किसने लॉन्च किया? MOEFCC ने, CPCB ने किया था NAAQS, MOEFCC ने किया AQI। ये चीजें याद रखनी है। और AQI में देयर आर ओनली 8 पोल्यूटेंट्स। तो हमने NAAQS में क्या देखा था? हमने देखा कि NAAQS में देयर इज PM publish on NSC that we have to ban Bangladesh, ठीक है। अब ये जो ब्लू में लिखे हैं ना 8, बैन बांग्लादेश को छोड़ के, ये सारे AQI में है। मैं ऐसे याद करता था, इसलिए निमोनिक से दोनों चीजें याद हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, PM10 PM2.5 है, पब्लिश लेड भी यहाँ पर है, ऑन ओजोन भी यहाँ पर है, N से NO2 यहाँ पर है, फिर NSC जो बचा अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NSC भी यहाँ पर है। तो NAAQS याद करना हो तो PM पब्लिश ऑन NSC बैन बांग्लादेश, 12 हो गए। अगर सिर्फ AQI याद करना हो तो पहले 8 याद कर लो बस, ठीक है। तो इससे AQI वो याद हो जाएगा। इससे भी कुछ हटा दोगे तो आप WHO की गाइडलाइन पे पहुंच जाओगे। तो पहले तो आपने स्टैंडर्ड्स याद किए, ठीक है।
अब जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करोगे, सर्वे करोगे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, कौन कराता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कराती है। ठीक है, अब इसमें एक प्राण पोर्टल है, पढ़ना जरूर है, ये खत्म नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट टू रीड टू मेक इट इजियर फॉर यू। ठीक है, ये अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो यार तो फिर मतलब आई कांट हेल्प यू। ठीक है, खुद का काम है, पढ़ोगे, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत टाइम कम हो जाएगा आपका पढ़ने का। एक मॉनिटरिंग का काम था, ये सीपीसी भी करता है, इन्होंने ऑपरेटिंग स्टेशन बना रखे हैं और इसमें ये 4 एयर पोल्यूटेंट को मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर इनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या थी, फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये काम करते हैं ये। ठीक है, अब ये सफर के बारे में लिखना है, यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो वंस। ठीक है, मॉनिटरिंग हो गई। अब इसके बाद क्या है, आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम यहाँ पे है, राइट। प्रोग्राम में इन्होंने क्या टारगेट किया था कि 2017 हमारा बेस ईयर है, 2017 बेस ईयर को लेके हम पार्टिकुलेट मैटर की रिडक्शन करेंगे बाय 20 to 30% बाय 2024। ये टारगेट आ गया आपका 40% रिडक्शन का बाय 2026। कैसे करते हैं, सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब किन सिटीज में काम करते हैं, कौन कौन सी सिटीज में काम करता है एनसीएपी, तो एक तो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं। ठीक है, जो सिटीज आर नॉट मीटिंग विच स्टैंडर्ड्स, जो NAAQS को अधेयर नहीं कर पा रही हैं, जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही हैं, उन पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लगता है। और हमने 8 मिलियन प्लस सिटीज आइडेंटिफाई करी, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई करी थी। बेसिकली ये वो हैं जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जहां पे ये प्रोग्राम हमेशा लगता है। पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इज प्राण। तो देर आर नॉन अटेनमेंट सिटीज एंड मिलियन प्लस सिटीज। ठीक है, इनको आप सिटी एक्शन प्लान बना के देते हो, डैशबोर्ड बना के देते हो मॉनिटरिंग के लिए, एडवाइजरी टारगेट्स देते हो, बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ इंटीग्रेशन करते हो। और फंडिंग कहां से आती है, बाकी सेंट्रल और स्टेट स्कीम से आती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आती है और 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट से आती है। यहां पर क्या हुआ है, पीएम लेवल्स की रिडक्शन हुई है, मॉनिटरिंग बेटर हुई है, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाई है। दिस थिंग हैज हैपेंड, बट इसका क्रिटिसिज्म भी है कि इसके टारगेट्स जो है वो नॉन बाइंडिंग है और इसका मेन जो फोकस है वो पार्टिकुलेट मैटर पे है, बट बाकी पोल्यूटेंट्स पे उतना फोकस नहीं है। देन डेटा की इनकंसिस्टेंसी है, एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन सिटीज नॉट ऑन एयर शेड्स। एयर शेड होता है कि आप मान लो दिस इज गुड़गांव, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज नोएडा। आप दिल्ली की अलग, नोएडा की अलग और गुड़गांव का अलग प्लान नहीं बना सकते। जैसे वाटर शेड होता है, एरिया वेयर वाटर इज कॉमन इन दैट रीजन, वाटर ड्रेन्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। सिमिलरली यहाँ की सारी एयर एक्चुअली तो कनेक्टेड है, तो आपको तीनों का मिलकर प्लान बनाना चाहिए, सिटी वाइज नहीं जाना चाहिए। ये एक क्रिटिसिज्म है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने प्रोग्राम देख लिया। अब अगर हम प्रोग्राम देखें तो और क्या क्या रहता है भाई, यहाँ पे WHO की गाइडलाइंस हमने देख ली, AQI हमने देख लिया, अब रहते हैं मेजर्स। तो पहला मेजर है स्मॉग टावर। स्मॉग टावर क्या है कि पोल्यूटेड एयर है, मैं पोल्यूटेड एयर, आई विल टेक द पोल्यूटेड एयर आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज क्लीन एयर बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। बेसिकली एक आउटडोर एयर प्यूरिफायर है। फिर ग्रीन क्रैकर्स क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्रैकर्स हैं। अब किसने डेवलप किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके नाम इंपॉर्टेंट है। देन BS6 नॉर्म्स, ये नॉर्म्स क्या हैं, ये व्हीकल की पोल्यूशन रिडक्शन की नॉर्म्स हैं। यार ये सारे पोल्यूटेंट्स आप बढ़ा नहीं सकते, सल्फर पे कंटेंट होना है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दीज आर फ्यूल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, राइट। अब वी हैव फेम स्कीम। फेम क्या है कि वी वांट पीपल टू इम्प्लीमेंट एंड अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। यहां पे क्वेश्चन में फंसते हैं हम। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी रेड। मैं कोल गैसिफिकेशन करूंगा तो क्या होगा, जो सल्फर है वो हट जाएगा एंड आई विल गेट CO and H2S फ्यूल। ठीक है, देन पोल्यूशन इंडेक्स है, किसने बनाया, MOEFCC ने। क्या किया कि यार 100 का एक स्कोर देंगे हर इंडस्ट्री को और उसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, फिर बात करी हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेस्ट डिराइव्ड एविएशन फ्यूल है या रिन्यूएबल एविएशन फ्यूल है। जैसे हमने वहां पर, ऑल्दो हम ये करंट अफेयर्स में डिटेल में देखने वाले हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हियर, बट द पॉइंट इज
हमने वहां क्या करा था, बायोडीजल में क्या बोला था, वी सेड दैट लुक एट सी, बायोडीजल में जो भी वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उस एग्रीकल्चरल वेस्ट से आई विल मेक एथेनॉल एंड यूज दिस एथेनॉल, स्पेशली शुगर केन वेस्ट से आई विल ब्लेंड इट इनटू पेट्रोल. सिमिलर थिंग आई एम डूइंग फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. मैं क्या कह रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज हैं, यहां पर, इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, इनकी रिफाइनिंग करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर इनको ब्लेंड कर देते हैं इनटू जेट फ्यूल और फिर इसको फाइनली इंजन में डालते हैं. ठीक है, अब यहां पर एक चीज लिखी है ILUC, इनडायरेक्ट लैंड यूज चेंज. ये इंपॉर्टेंट है कि आप वेस्ट और रेसिड्यू को यूज करो. ऐसा ना करो कि फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स ही बनाने लग जाएं ताकि उनको, लाइक दे आर नॉट मेकिंग क्रॉप्स टू मेक एविएशन फ्यूल. ऐसा ना हो कि फार्मर ये सोच के क्रॉप उगा रहा है कि यार मुझे एविएशन फ्यूल बनाना है इसलिए मैं ये वाला क्रॉप उगा देता हूं. जब तक वो नॉर्मली क्रॉप उगा रहा है और उसका वेस्ट मिल रहा है, उस वेस्ट से एविएशन फ्यूल बन रहा है, तब तक तो फायदा है. बट अगर वो डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स बनाने लग जाएगा तो वही फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट आ जाएगी, लैंड कन्वर्जन होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा. राइट, सो इट इज बेटर इफ यू डू इट फ्रॉम वेस्ट. यहां उसके एग्जाम्पल लिखे हैं. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल, देर इज अ स्कीम कॉल्ड कोर्सिया. ठीक है, कोर्सिया इज अ स्कीम दैट इज रन बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. कोर्सिया का फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कोर्सिया. ये हम करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं. इसके अंडर इंडियन एयरलाइंस विल स्टार्ट हैविंग टारगेट्स फॉर एमिशंस रिडक्शंस फ्रॉम 2027. करंट अफेयर्स में बात करेंगे. उसके लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंपॉर्टेंट है. अब देर इज एन आइडिया ऑफ ड्रॉप इन सर्टिफिकेशन. ड्रॉप इन का मतलब होता है कि ऊपर से लाया बस और डाल दिया. ठीक है, तो करंट एयरक्राफ्ट और इंजन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपने जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसे कहते हैं जेट फ्यूल, जो आपका जेट फ्यूल है उसमें डायरेक्टली ये वाला जो SAF आपने बनाया है लाके ब्लेंड कर दीजिए. ये जो टारगेट्स हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ कोर्सिया. कोर्सिया हम देखेंगे. लास्ट थिंग इज स्टबल बर्निंग. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. राइट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर. तो जस्ट रीड दिस वन, सी मैं क्लास में आपको वैसे भी पढ़ा चुका हूं. डन विद एयर पोल्यूशन. ऐसे ही हम बाकी पोल्यूशन के भी जो जो पार्ट्स बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो अब हमें नेक्स्ट चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है हमें अबाउट वाटर पोल्यूशन. ऑल राइट, लेट अस नाउ कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं. एयर पोल्यूशन हमने देख लिया, अब वाटर देखते हैं. तो हमारे इंडेक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं. बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आपको बस पता होना चाहिए पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज में फ़र्क क्या है. देन वी लुक एट मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन. यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे. कॉन्सेप्ट्स दैट यू सी हियर विल बी समवेयर अराउंड फीकल कॉलिफॉर्म काउंट क्या होता है, COD, BOD एक्सेट्रा. देन देर इज अ डिस्कशन ऑन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब ये जो पार्ट है यार, इसको हमें ब्रॉडली पढ़ना होता है. देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड हियर. ब्रॉडली यू हैव टू रीड कि अच्छा इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या पोल्यूशन होती है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है वगैरह. फिर जब आप यहाँ ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेशन पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नाइट्रेट से होती है एक डिजीज़ कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, या आर्सेनिक से एक डिजीज़ होती है कॉल्ड ब्लैक फुट, या फ्लोराइड से एक डिजीज़ होती है जो डेंटल फ्लोरोसिस होती है. बेसिकली आपके दांत खराब हो जाते हैं तो डेंटल डिजीजेज होती हैं. इस टाइप के MCQs बन सकते हैं. और ये भी एक MCQ आ चुका है कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ग्राउंड वाटर में मिलते हैं जनरली. ठीक है, देन वी विल कम टू सीवेज वाटर. फिर ऑयल स्पिल्स. तो ऑयल स्पिल्स में ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट क्या होगा. वंस यू रीड अबाउट द इम्पैक्ट यू ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट हाउ टू कंटेन देम. कंटेन करने के लिए कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, ये हम देखेंगे. फिर हम बात करेंगे मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की. राइट, तो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे सो देर विल बी समथिंग कॉल्ड ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. इट इज़ इन ऑफ कोर्स द पैसिफिक ओशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है. देन वी कम टू यूट्रोफिकेशन एंड एजिंग ऑफ लेक्स. अब ये जो यूट्रोफिकेशन वाला पार्ट है, यूट्रोफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और इसी से लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एल्गल ब्लूम. अब एल्गे में देर आर फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन हम डिटेल में पढ़ते हैं. राइट, देन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हम पढ़ेंगे. और इसमें होता है रेड टाइड, ग्रीन टाइड, ब्लू टाइड. ये चीज़ें क्या क्या होती हैं ये हम समझेंगे. देन
we read something called bioluminescence. Slightly related term है to blue tide, that is what we'll see. Oh, forgive me, 1 second. इसके बाद we would have seen broadly, जैसे पहले हमने pollutants देखे, फिर हमने impacts of pollution देखा. इम्पैक्ट देखने के बाद हम इसकी एक रिमूवल प्रोसेस देखेंगे, जैसे बायो रेमिडिएशन या फाइटो रेमिडिएशन, सीवेज ट्रीटमेंट. फिर हम ट्रीटमेंट और रिमूवल प्रोसेसेस देखेंगे कि कैसे ट्रीट किया जा सकता है वाटर को. बायो टॉयलेट्स को देखेंगे जैसे. देन वी लुक एट इंडियन इनिशिएटिव्स. तो इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव तो नमामि गंगे प्रोग्राम है. देन देर आर सम measures for marine pollution. So there are some conventions like London Convention, Ballast Water Convention, Bunker Convention, etc. And then we'll see High Seas Treaty that deals with biodiversity beyond national jurisdiction areas. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज कंसिडर करने वाले हैं इन वाटर पोल्यूशन. तो कंटिन्यू करते हैं, सिमिलर मैनर में जाएंगे. दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स टू यू हियर. आप डॉक्यूमेंट सामने खोल के रख सकते हैं. जिस ऑर्डर में आपका डॉक्यूमेंट है उसी ऑर्डर में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आई एम टेलिंग यू, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, आई जस्ट मेंशन इट टू यू. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने खोल के रखना, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ साथ पढ़ लो. वॉच दिस. आइडियल वे टू डू दिस वुड बी कि जो भी मैं आपको समझाऊँ, जब 4-5 पेज हो जाएं, पॉज करो वीडियो, वो वाला पार्ट पढ़ लो, देन मूव ऑन. तो आपका साथ साथ ही खत्म हो जाएगा, एक दिन में ही आप इसको खत्म कर लोगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वाटर पोल्यूशन में टाइप्स ऑफ सोर्सेज का मतलब. अब ये सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज बेसिकली मीन्स कि वाटर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, राइट. तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं. वन इज पॉइंट सोर्सेज एंड वन इज नॉन पॉइंट सोर्सेज. पॉइंट सोर्स का मतलब है कि आपको एक क्लियरली आइडेंटिफाइबल लोकेशन दिख रही है कि ये पाइप है और इस पाइप से देखो रिवर में पोल्यूशन हो रहा है, एट दिस वुड बी अ पॉइंट सोर्स. नॉन पॉइंट सोर्स होता है डिफ्यूज, कि ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर कुछ फार्म्स हैं और हाँ यहाँ से ऐसे स्ट्रीम्स आके ऐसे जा रही हैं. तो आप बोल नहीं सकते कि ये एक पॉइंट है या एक जगह है, राइट. इट इज़ लाइक अ रन ऑफ इन रिवर, इट इज स्प्रेड आउट. जब स्प्रेड आउट पोल्यूशन होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉन पॉइंट सोर्स. now obviously point sources are easier to manage but non point sources are much more difficult to control because pollution जो है वो spread out होता है. ठीक है, now सोर्सेज देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हाउ डू वी मेजर पोल्यूशन. जैसे एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारे पास AQI था, NAAQS था, स्टैंडर्ड्स थे. तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड साइंटिफिकली कैसे बिल्ड किए जाते हैं ये देखते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन वी सी इट इन अ वेरी पेक्यूलियर वे. देखते हैं हम क्या देखते हैं यहाँ पे. तो वी सी कि यार देखो ये एक वाटर बॉडी है, राइट. इस वाटर बॉडी में कितना पोल्यूटेंट कंटेंट है, राइट. दो तरह का पोल्यूटेंट कंटेंट हो सकता है. पहले मानते हैं कि इट इज लेट्स से ऑर्गेनिक कंटेंट. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन बेस्ड कंटेंट. इस टाइप का कुछ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यहाँ पे पड़ा है, लेट्स से ह्यूमन एक्सक्रीटा यहाँ पर पड़ा है. अब मान लो मैं यहाँ पर आऊँ और मैं कहूँ कि मैं बैक्टीरिया यहाँ पर ला रहा हूँ एंड इट इज़ द जॉब ऑफ दिस बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर. इस बैक्टीरिया को ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, अब बैक्टीरिया को अगर ये ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करना है तो इनको कुछ ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिजॉल्व्ड. कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है. नाउ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. और ये क्यों यूज होती है? दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द aquatic organisms. जैसे फिश हैं, फिश डोंट ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, दे टेक ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है. अब बैक्टीरिया आएंगे और मैंने बोला कि बैक्टीरिया को दे हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हेयर. तो ये कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनको चाहिए होगी? हाउ मच डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विल दे नीड टू ब्रेक डाउन ऑल दिस कॉन्टेंट? दैट इज वॉट वी आर काउंटिंग. नाउ इफ अ लेक, अब इमेजिन करो एक लेक है. इफ देर इज अ लेक विच हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वॉट विल द बैक्टीरिया नीड? बैक्टीरिया विल नीड हाई क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. अगर लेक में ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो लेक मतलब थोड़ी सी क्लीन लेक है, तो यहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बैक्टीरिया को कम चाहिए होगी टू ब्रेक इट डाउन कंप्लीटली. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड.
how much oxygen or how much amount of dissolved oxygen is needed by bacteria to break down organic matter present in a water body. और इसको एक स्पेसिफिक टाइम मानते हैं कि अच्छा चलो मान लो को 5 days में सारा कुछ ब्रेक डाउन करना है। अब अगर इस लेक में ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है, बहुत ज़्यादा वेस्ट है, तो बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी इसको ब्रेक डाउन करने में, और बहुत थोड़ा सा ही वेस्ट है तो बहुत कम टाइम में कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, दिस इज मोर, इट मीन्स द लेक इज़ वेरी पोल्यूटेड। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इट मीन्स द लेक इज रिलेटिवली क्लीन। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये यूज़ करें सिर्फ बैक्टीरिया के थ्रू, इफ़ वी आर यूजिंग बैक्टीरिया टू मेजर दिस, बैक्टीरिया कैन ओनली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर और मोस्टली दे कैन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम बैक्टीरिया के थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काउंट कर रहे हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट द ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन द लेक। इसका एक और भी तरीका है, इसका एक और तरीका है कि लेक में जितना भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जितना भी वेस्ट है, हम कहते हैं लेक में जितना भी वेस्ट होगा ना, इसमें हम कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे एंड हम ऑक्सीजन देखेंगे, तो ये सारा वेस्ट जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखो, वेस्ट में जितना भी लेक के अंदर वेस्ट है उसमें हम केमिकल्स डालेंगे एंड वी विल टेक सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड द वेस्ट विल ऑक्सीडाइज। अब अगर वेस्ट ज़्यादा है तो आई विल नीड मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इफ वेस्ट इज लेस आई विल नीड लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो द सेकेंड प्रोसेस थ्रू विच वी मेजर वाटर पोल्यूशन इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या करते हैं, here we are measuring the total amount of oxygen that is required chemically to oxidize all material in the water। ठीक है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हम सबको काउंट कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ केमिकल्स के थ्रू करते हैं तो इसको मेजर करना भी आसान है, इट इज़ अ फास्टर मेजर। और क्योंकि हम केमिकल्स के थ्रू कर रहे हैं, बैक्टीरिया के थ्रू नहीं कर रहे, इट इज़ लुकिंग एट नॉट ओनली द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज बट ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो इट इज़ अ मोर इलेबोरेट मेजर, ये ज़्यादा इलेबोरेट मेजर है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल, कितनी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व है। अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर कम है, इफ इट इज़ लो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। अगर ये हाई है तो अच्छी बात है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो वो डेथ हो जाएगी उनकी। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ मच डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नीडेड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल दी ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द रिवर और इन द वाटर बॉडी। अगर ये ज़्यादा है मतलब वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, अगर ये कम है मतलब वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। तीसरा कॉन्सेप्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ मच डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द सारा वेस्ट जो रिवर में है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिकली मुझे कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा है मतलब वेस्ट भी ज़्यादा है, मतलब रिवर पोल्यूटेड है। अगर ये कम है तो मतलब वेस्ट भी कम है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब कंसेप्चुअली इसके बाद the thing that we need to see is called, basically we have to see the causes of water pollution, कि water pollution क्यों होता है। तो what are the causes, right? Obviously अब यहाँ पर यार बहुत सारी चीज़ें होंगी, they can obviously be industrial causes। तो जो इंडस्ट्रीज हैं they are the ones that are polluting water bodies। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, पेपर, पेट्रोलियम वगैरह, जो ये कराती हैं ना। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स पोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो हैवी मेटल्स को हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मर्करी, कैडमियम, अगर ये होंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हैवी मेटल कौन सा कंटामिनेंट है, तो आयरन इज द मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट। ठीक है। और इन हैवी मेटल्स की एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर इनसे लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी इनसे एक्सपोज रहती है तो वी हैव सर्टन डिजीजेज एज वेल, राइट। तो अब दे कैन बी वेरियस डिजीजेस, और जो स्पेसिफिकली मेटल से लिंक डिजीजेस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हैवी मेटल्स का सोर्स क्या है, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम।
तो फॉर एवरी हैवी मेटल देयर इज अ सोर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये अगेन इट्स गिवन इन योर डॉक्यूमेंट, एंड ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा यार, जैसे आयरन कहाँ से आता है, एक तो नेचुरल लीचिंग से भी आ सकता है या माइनिंग से आ सकता है। बट अगर मैं लेड की बात करूँ या कैडमियम की बात करूँ तो बैटरी वेस्ट एक मेजर सोर्स है, ई वेस्ट एक मेजर सोर्स है। क्रोमियम की बात करूँ तो टैनरीज से आता है। क्रोमियम इज यूज फॉर क्रोम फिनिश। आपने कई बार गाड़ियों में देखा होगा हैंडल्स पे एक शाइनी सी फिनिश होती है, दैट इज कॉल्ड क्रोम फिनिश, एंड उसके लिए क्रोमियम यूज करते हैं। तो क्रोमियम या निकल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या मेटल इंडस्ट्रीज से आता है। आर्सेनिक की बात करूँ तो माइनिंग या मेटलर्जी से आता है। राइट, सो दीज आर सम थिंग्स। एग्जैक्टली तो देखो पूरा पूरा याद करना तो काफी मुश्किल है, बट ब्रॉडली आपको याद होना चाहिए। देन सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन दैट वी नीड टू नो इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन का क्या मतलब है? अगर आप रिवर या वाटर बॉडीज में देखो, आप वहां पर किसी भी वाटर बॉडी में हॉट वाटर डिस्चार्ज कर देते हो। राइट, आपने बहुत हॉट वाटर डिस्चार्ज कर दिया। अभी हॉट वाटर कहाँ से आ सकता है? कूलिंग सिस्टम से आ सकता है, होम से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पर अगर आपने हॉट वाटर डिस्चार्ज किया तो होता क्या है, जो वार्म वाटर होता है इट होल्ड्स लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप, इफ़ यू लुक एट एनी वाटर बॉडी, अब ये एक वाटर बॉडी है, आपने यहाँ पर बहुत सारा हॉट वाटर डिस्चार्ज कर दिया। राइट, तो इसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा तो दिस इज वेरी बैड फॉर द एक्वेटिक लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी। तो ये है थर्मल पोल्यूशन। देन देयर कैन बी अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉल्ड रेडिएशन पोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, जैसे फुकुशिमा में हुआ था। राइट, इससे क्या होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे एंटर द वाटर सिस्टम। इसमें भी इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या है? ये हमारे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर नेक। अभी आप देखते हैं हम आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं, अगर आपके पास आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता। थायराइड ग्लैंड का काम होता है हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा से रन करना। तो जैसे जिनका थायराइड ग्लैंड कम काम करता है दे आर कॉल्ड हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड लोगों में क्या होता है, आप देखोगे वो बहुत फैट होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट थिंग्स क्विकली। या कोई हाइपर थायराइड है, हाइपर मीन्स वेरी एक्टिव ग्लैंड, जिसका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव है, बहुत स्लिम होगा। तो if there is an iodine is the basis of all the hormones that thyroid gland is making। तो अगर आयोडीन ही आपका रेडियो एक्टिव है तो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली रेडॉन है, रेडॉन हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। रेडॉन कैन कॉज लंग कैंसर। देन यूरेनियम इज देयर, यूरेनियम भी हम आगे देखेंगे, यूरेनियम इस बार न्यूज़ में भी है। यूरेनियम, अगर रेडियो एक्टिव यूरेनियम आपके वाटर में है तो आपकी किडनी कैंसर की रिस्क हो सकता है। देन द अदर कॉज कुड बी माइनिंग। अब माइनिंग में दो तरह से इम्पैक्ट होता है। पहले तो माइनिंग में क्या है कि वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोल माइनिंग करते हो तो 15 मीटर क्यूब्स ऑफ वाटर लगता है, बट अगर आप गोल्ड माइनिंग करते हो तो 2.5 लाख मीटर क्यूब ऑफ वाटर लगता है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जब आप माइनिंग ऑपरेशंस कर रहे होते हो तो कुछ हजार्डस ऑपरेशंस आप करोगे। राइट, आप वहाँ पे साइनाइड यूज़ करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे, मर्करी यूज़ करोगे। तो देर इज अ थिंग कॉल्ड एसिड रॉक ड्रेनेज। एसिड रॉक ड्रेनेज में क्या होता है दैट आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करते करते आपने यहाँ पर H2SO4 यूज़ किया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड या तो आपने यूज़ किया, या दूसरा क्या हुआ, आपने माइनिंग करी, माइनिंग में आपने वाटर यूज़ किया, रॉक्स में सल्फाइड था, रॉक्स हैड सल्फर एंड यू यूज्ड वाटर ओवर द सल्फर एंड इट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। राइट, अब क्या हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वहाँ पर जो रॉक्स हैं, एसिड तो काफ़ी खराब चीज़ है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू डिग्रेड द रॉक्स, इट इज़ अ करोजिव मटेरियल। तो वहाँ पर जो रॉक्स हैं उन रॉक्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, उनको करोड करता है, और यहाँ से यू वुड सी मिनरल्स लीचिंग इन टू वाटर। when minerals reach water it leads to something called eutrophication। तो एसिड रॉक ड्रेनेज जिसको कहते हैं, इसका ही
और ज़्यादा एक्सेलरेटेड वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं एसिड माइन ड्रेनेज। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, एक है बैक्टीरिया भी यहाँ पर काम करते हैं। तो जब एसिड का लेवल बढ़ जाता है, वी हैव समथिंग कॉल्ड थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या करते हैं, दे एक्ट ऑन सल्फर एंड मेक इट इवन मोर एसिडिक। तो मिनरल्स कंटेंट इन वाटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस। दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज अनदर कॉज कि माइनिंग के थ्रू आप वाटर पोल्यूशन देखते हो, राइट। देन माइनिंग में ये तो हो ही सकता है कि आप माइनिंग कर रहे हो और कुछ हैवी मेटल्स जो हैं वो जाके वाटर में चले जाएं, तो हैवी मेटल्स कैन ऑल्सो कम फ्रॉम माइनिंग। देन another cause of water pollution could be ground water contamination. ग्राउंड वाटर हम रेगुलरली यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, अपने हाउस होल्ड यूजेस के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन? पहले तो इंडस्ट्रीज से वो अपने वेस्ट रिलीज करती हैं एंड इट सीप्स इनटू द ग्राउंड वाटर। देन एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी होता है जो ग्राउंड वाटर में जाता है। तो कौन कौन से कंटामिनेंट्स यहाँ पे देखे गए हैं इंडिया के ग्राउंड वाटर में, इसका एक लिस्ट दिया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, एंड इस पर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज आयरन, राइट। कभी कभी आप देखोगे कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। आर्सेनिक भी काफ़ी एक मेजर कंटामिनेंट है। अदर देन दिस आप फ्लोराइड कंटामिनेशन देखोगे, आप यूरेनियम कंटामिनेशन देखोगे, आप लेड कंटामिनेशन देखोगे। ये सारे कंटामिनेंट्स ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं, राइट। नाउ इनके इफेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज वेरियस कंटामिनेंट्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट हम पढ़ चुके हैं इन नाइट्रोजन साइकिल, NO3 2- इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, अगर नाइट्रेट्स आ जाएं तो क्या होता है, अगेन ये नाइट्रेट्स जो हैं ये हमारी हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड मेथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब ऑक्सीजन ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो मिथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है। तो इसमें यहाँ पर एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों कहा जाता है इसको, यू टर्न वेरी ब्लू, आप ब्लड इज रेड बिकॉज ब्लड कैन कैरी ऑक्सीजन, राइट। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड की, ब्लड टर्न्स ब्लू। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखते हैं, यहाँ पे ब्लू पैचेस दिखते हैं आपको, स्पेशली बेबीज में ज़्यादा होता है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड आर्सेनिक। अब अगर आर्सेनिक कंटामिनेशन बढ़ जाए, आर्सेनिक क्या होता है, टेस्टलेस ओडरलेस होता है बट कैंसर करा सकता है आर्सेनिक, राइट। देन इट कैन ऑल्सो कॉज अ डिजीज कॉल्ड ब्लैक फुट डिजीज। तो ये भी एक इशू है, राइट। स्पेसिफिकली लंग कैंसर से ये लिंक्ड है। ओके, नाउ वी हैव फ्लोराइड। फ्लोराइड में क्या होता है, फ्लोराइड मेनली आपके डेंटल और स्केलेटल टिश्यूज को इम्पैक्ट करता है, तो आपके दांत और आपकी बोन्स। एंड देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड नॉकनी सिंड्रोम। एक है नॉकनी, और याद रखना इसके डेंटल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। देन यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम तो आपने पढ़ा ही है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव फिसाइल कंपाउंड है जिससे हम न्यूक्लियर फिशन भी करा सकते हैं। तो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो राजस्थान में रिसेंटली हमने दिल्ली में भी देखा है कि यूरेनियम लेवल काफ़ी हाई मिला है वाटर में। राजस्थान में हर जगह पे, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो WHO की लिमिट है उससे ज़्यादा यूरेनियम प्रेजेंट है। इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो आपकी किडनीज पे देखने को मिलता है, किडनी टॉक्सिसिटी इज द मेन इम्पैक्ट। सो इवन यूरेनियम कैन बी अ पोटेंशियल पोल्यूटेंट, राइट। हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, व्हाट इज द लिमिट, इट इज़ 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये सेफ लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम कहेंगे कि यूरेनियम टॉक्सिसिटी हो रही है, राइट। देन देर इज रेडॉन, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन दे कैन बी रिलीज ऑफ रेडॉन, ठीक है। अब रेडॉन आता कैसे है, यूरेनियम विल डिके इनटू रेडियम, रेडियम विल डिके इनटू रेडॉन। यूरेनियम इज हैज़ अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, तभी वहाँ पर फिशन रिएक्शन हो रहा था, डिके की वजह से आता है। अगेन देर इज अ कॉज, इट कैन बी अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो ये सारे इश्यूज हम यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, FSS। ये क्या होता है, इन दिस केस यू विल सी दैट जो भी रॉक वेदरिंग है, जो भी
हमारे ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस हैं, इन वजह से हमारे ग्राउंड वाटर में देर इज सॉल्टेशन प्रेजेंट और सॉल्ट लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो इट बिकम्स अनयूजेबल। तो हमें पता है ग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, बट उसकी सैलिनाइजेशन हो जाती है, राइट? दिस इज द आइडिया। नाउ another cause that you see of water pollution is called obviously sewage water pollution। सीवेज से वो पोल्यूट हो जाए, राइट? अब यहाँ पर क्या मेन चीज़ हम देखते हैं, वाई और व्हाट आर द रीजंस और मेन इश्यूज हेयर। वन मेजर इशू हेयर इज अमोनिया पोल्यूशन। अमोनिया इज NH3, ये हमने देखा है। अमोनिया पोल्यूशन यहाँ पर एक की मेजर इशू है। वाई? बिकॉज वी बेसिकली यूज अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। अमोनियम फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, राइट? इसको म्यूनिसिपल सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है, वो डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट के लिए, राइट? ये जो अमोनिया है इट स्टार्ट्स पोल्यूटिंग आवर सीवेज वाटर, राइट? और अमोनिया की प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक टू फिश। तो हमारी सीवेज में अमोनिया आता है, फिर इसी सीवेज को हम जाके वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? अब another major source of pollution of water in India is agricultural runoff और agricultural sources। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है दैट वी आर यूजिंग वेरियस फर्टिलाइजर्स। अब ये जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हैं, अब देखो आपने यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इस फील्ड में आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, ठीक है? इस फील्ड में आप पानी भी यूज़ कर रहे होगे, लेट से एक किसी रिवर से फिर किसी स्ट्रीम से यहाँ पर पानी आ रहा है। अब अगर आपने बहुत सारे फर्टिलाइज़र यहाँ पर यूज़ किए, तो अब ये पानी और फर्टिलाइज़र मिक्स हो चुके हैं, आपने ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिए तो सॉयल तो अब्जॉर्ब कर नहीं सकती। तो अब ये दो ही जगह जा सकते हैं, या तो ये यहाँ से ग्राउंड वाटर में लीच होंगे, ठीक है, या फिर ये यहाँ से रिवर में जाएंगे। इधर दे विल गो इनटू द ग्राउंड वाटर और दे विल गो इनटू द रिवर। अब ग्राउंड वाटर में जाएं या रिवर में जाएं, इट इज़ गोइंग टू लीड टू वाटर पोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर भी एक मेजर रीज़न है। तो क्या क्या होता है यहाँ से, एक तो न्यूट्रिएंट रन ऑफ होता है। जब न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स आपकी रिवर में जाते हैं तो क्या होता है, समथिंग कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, वो हम अभी देखेंगे। तो एक तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। देन फर्टिलाइजर्स कैन गो इनटू द ग्राउंड वाटर। देन जो आप एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो, जैसे कि आप DDT यूज़ करते हो, ये जा सकता है। देन इवन एनिमल वेस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन, साथ में आप एनिमल हस्बेंड्री भी करोगे, एनिमल वेस्ट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। Another source of water pollution in India is invasive aquatic species। हमने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज लैंड पे भी देखी हैं, इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज भी होती हैं, राइट? जैसे एक एग्जांपल है इसका वाटर हायासिंथ, और एक एग्जांपल है इसका फोक्ड फैन वॉट। तो दीज आर सम इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज, सेम थिंग एज बिफोर जो हमने वहां पढ़ा है। नाउ वन important thing that we have to study in water pollution is called fecal coliform count। इस बार न्यूज़ में भी था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्या है ये, देखो ह्यूमंस में या एनिमल्स में जब हम फीसीज एक्सक्रीट करते हैं, तो हमारी फीसीज में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई और इशीरिया कोलाई। अब नॉर्मल प्रोसेस क्या है, फीसीज गोज इनटू द टॉयलेट, फ्रॉम टॉयलेट इट गोज टू सीवेज वाटर। नाउ दिस सीवेज वाटर इज supposed to be treated first, और सीवेज ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे कैसे होती है। देयर इज सपोज टू बी सम सीवेज ट्रीटमेंट, and after that treatment, once this water becomes safe, then it is supposed to be discharged into the river। ये नॉर्मल प्रोसेस होनी थी, दिस इज हाउ थिंग्स वर सपोज टू हैपन। बट मान लो फॉर सम और द अदर रीजन दिस ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। Let's say this treatment is ineffective, what will happen, a lot of species that were supposed to be treated will enter our rivers। अब इसको काउंट कैसे करें कि क्या ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुई या नहीं हुई। फीसीज को काउंट करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बट वी कैन काउंट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फीसीज। अब फीसीज में बैक्टीरिया है इकोलाई, हम सबकी फीसीज में नॉर्मली ऑल्सो दिस बैक्टीरिया इकोलाई इज देयर, हमारे गट में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन आर लोअर इंटेस्टाइन,
in our both in our small intestine also and our large intestine also, in the lower parts towards the end of the intestine it is present. अब अगर ये E. coli यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने क्या किया, हम रिवर वाटर में जाते हैं एंड वी टेक रिवर वाटर एंड सी यार यहाँ पर E. coli का लेवल कितना है, व्हाट इज द E. coli लेवल. अब सीधी सी बात है, E. coli फीसिस में था, अगर तो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर हुई होगी तो रिवर में क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, if there was good treatment of sewage water, if we had handled sewage water well, E. coli level or fecal coliform count should have been low. But if there was improper treatment, अगर sewage water को properly treat नहीं किया गया, then fecal coliform count is going to be high. यही कहानी है. Now on the basis of this we can understand that fecal coliform count is looking at the amount of E. coli that is present in our river water. ठीक है, तो जो हमारी लिमिट है, जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है गिवन बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज दैट इन 100 ml ऑफ वाटर देयर शुड बी 2500 यूनिट्स ऑफ E. coli. ये हमारी लिमिट है. नाउ देर आई एम नॉट कोटिंग एनी स्टडी, देर हैव बीन मल्टीपल स्टडीज ऑन दिस बाई फॉरेनर्स की, इंडियंस की, बट जो गंगा जी का वाटर है उसमें इस लिमिट से कहीं ज़्यादा E. coli प्रेजेंट मिला था इन वेरियस सच स्टडीज, राइट, एंड दैट इज वाई इट वॉज इन द न्यूज़. ओके, अब अगर फीकल कोलिफॉर्म काउंट ज़्यादा है, दिस इज द लिमिट, इफ़ यू हैव मोर fecal coliform count, what does this mean? This means there is more feces present in the river water. Feces is organic waste, so organic waste is high. If organic waste is high, what should happen to biological oxygen demand? Biological oxygen demand should be high, क्योंकि अब ज़्यादा organic waste present है तो बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए. Similarly, if feces is high, what should happen to chemical oxygen demand? That will also be higher because there is more chemical waste. There is basically chemical oxygen demand तो organic inorganic हर तरह का waste देखती है. So of course if there is more organic waste, more dissolved oxygen is going to be needed by chemicals to oxidize the water or oxidize the waste. So COD will also be high. अब ये क्यों मेजर किया हमने, ये हमने गंगा जी में मेजर किया. दैट इफ यू लुक एट द पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन द रिवर गैंजेस, वहाँ पर फीकल कॉलिफॉर्म काउंट हमें काफ़ी हाई देखने को मिला. दिस वॉज द न्यूज़. तो फिर हमने देखा यार कि और क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से गंगा जी में पोल्यूशन हो रहा है. तो ये देखा गया कि यार यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी काफ़ी हाई है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी काफ़ी हाई है. दिस वॉज सीन. ठीक है, अब कई जगह फ्लो कम है, फ्लो अच्छे से नहीं प्रेजेंट है. देन यहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है. So there is sewage and industrial discharge happening. Even this was a problem. ठीक है, अब एक और पोल्यूशन जो यहाँ पर देखा गया वो था कि यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं. अब माइक्रो प्लास्टिक्स आर ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, प्लास्टिक्स दैट हैव अ वेरी स्मॉल साइज. इसमें कुछ नाम है जो हमें याद करने हैं, जैसे पॉली एसिटाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीअमाइड. दिस इज गिवन इन योर डॉक्यूमेंट, ये प्लीज रिमेंबर कर लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है. क्या पूछेंगे आपसे कि पॉली एसिटाइलिन क्या है या कहाँ यूज होता है. जैसे पॉली एसिटाइलिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज होता है, सो समथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अस, दैट इज समथिंग यू नीड टू नो. अब बात करते हैं समथिंग रिलेटेड कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. हम यहाँ कॉजेज देख रहे थे, एक और कॉज यहाँ पर है एंड दैट कॉज इज कॉल्ड ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल में क्या होता है, ऑयल स्पिल में बेसिकली जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, वी आर कैरिंग ऑयल थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आता है इंडिया, या रशिया से ऑयल आता है इंडिया. व्हेन ऑयल इज कमिंग टू इंडिया और ऑयल इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड मैनर, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल बना के भेज रहे हैं, तो इट इज ट्रैवलिंग ऑन टैंकर्स. नाउ दीज टैंकर्स फॉर सम रीजन कैन डेवलप some or the other leakage. If they were to develop a leakage, what is going to happen?
ऑयल इज गोइंग टू लीक ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। अब ऑयल जो होता है वो वाटर से कम डेंस होता है। तो अगर आप ऑयल स्पिल आपने कभी देखा हो, तो इफ दिस इज द बॉडी ऑफ वाटर, ये मान लीजिए पूरा वाटर है, तो ऑयल जो है वो यहाँ पर एक ऐसी लेयर बना लेता है। You would see a layer of oil. So something like this would happen, that this would be the oil and this is water. तो ऑयल उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। उससे क्या होता है, ऑब्वियसली एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाउ कैन नॉट रीच द वाटर, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स गो डाउन। ये इम्पैक्ट है जो मरीन एनिमल्स हैं उनके लिए टॉक्सिक है, और ऑब्वियसली वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, जो इको टूरिज्म है, वो सब कम होता है। Now, various oil spills have happened in the past 2-3 years, and that is why it has been in the news. अब ऑयल स्पिल से नुकसान होगा ये तो है ही। ऑयल होगा तो वो ऑक्सीजन को नीचे आने नहीं देगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी। द पॉइंट इज, इसको रोकते कैसे हैं? हाउ डू यू कंटेन दिस? हाउ डू यू कंटेन एन ऑयल स्पिल? So containing an oil spill has two types of methods. One is physical method. फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको और स्प्रेड होने से रोक रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे कि बूम्स। बूम्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग बैरियर होते हैं, बूम बैरियर होते हैं, राइट? देर आर स्किमर्स। स्किमर्स दे टेक्निकली हेल्प टू स्किम ऑयल द सर्फेस ऑफ द वाटर, मतलब वो जो सरफेस पे वाटर होता है उसको स्किम करने में हेल्प करते हैं, हटाने में करते हैं, या स्पॉन्ज भी लगा सकते हो अब ऑब्जॉर्प्शन के लिए। दिस इज फिजिकल मेथड. There is another method which is a biological method. This biological method we have already read called bioremediation. इसमें हमने एक बैक्टीरिया भी पढ़ा है जो इंडिया के टेरी इंस्टीट्यूट ने बनाया था, साइंस एंड टेक में हमने पढ़ा था, कॉल्ड ओलियोवोरस एस, ऑयल जैपर बैक्टीरिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, या हम वी यूज वेरियस बायोलॉजिकल मेथड्स टू टेक अवे दिस ऑयल। अल्टीमेटली हमें ऑयल यहाँ से अब्जॉर्ब ही करना पड़ेगा, ऑयल को डिग्रेड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हैं, ऑयल को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बने। ठीक है, अब now one more cause of pollution in basically water pollution that we can read is marine plastic pollution. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट इज फाइंडिंग इट्स वे टू द सी। ठीक है, अब ऑब्वियसली इट हैज़ अ इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट? एंड अगर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये एस्टिमेट किया जाता है दैट बाय 2050 देयर इज गोइंग टू बी बाय वेट more plastic in the sea than there are going to be fishes in the sea, right? And it can reach even the deepest points of the ocean. ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देखा गया है कि काफ़ी सारे प्लास्टिक्स जो हैं वो लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज हैं। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स। ये हमने गंगा जी में भी देखा, ये मरीन एरियाज में भी हो रहा है। तो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इज ऑल्सो हैपनिंग। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? पहले तो इट इज गोइंग टू इंटरफेयर, it interferes with the photosynthesis that is happening in the ocean. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे ये इंटरफेयर करता है, राइट? तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया का हम पढ़ चुके हैं, हम आगे भी देखेंगे, दे आर द एल्गे दैट आर प्रेजेंट, दीज आर वेरी अबंडेंट, राइट? एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसमें एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया भी होता है जो हम कहते हैं जैसे प्रोक्लोरोकोकस, राइट? तो दे गेट इंटरफेयर्ड विद, देन जो मरीन स्पीशीज हैं उनको हार्म होता है, देन समटाइम्स टर्टल्स जो हैं, वेल्स हैं, सी बर्ड्स हैं, दे विल टेक इन प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ फूड, वो प्लास्टिक खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका स्टमक प्लास्टिक से फुल हो जाता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो दे आर अनेबल टू ईट मोर एंड दे डाई ऑफ स्टारवेशन। दिस हैपेंस। देन इसका एक और इम्पैक्ट जो हमने देखने को मिला है वो है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, राइट? नाउ दिस इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो गया है, राइट? प्लास्टिक गार्बेज हैज कलेक्टेड देयर एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। इसकी फोटो आपके डॉक्यूमेंट में दी है, प्लीज डू टेक अ लुक एट इट। नाउ हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा
कि if I have to look at water pollution, I have to look at how do I have to measure it through BOD or COD, etc. Then I looked at the various causes of water pollution कि अच्छा यार इंडस्ट्रियल, थर्मल, रेडिएशन, माइनिंग एक्सेट्रा, एंड इसमें कुछ MCQ के पॉइंट्स हमने देखे. Now after seeing these points, what we're going to see now is we're going to look into the effects. Now in the effects, the first thing that happens when humans pollute lakes or pollute aquatic ecosystems is eutrophication. ये मैंने कई बार मेंशन किया है. अब हम eutrophication डिटेल में देखते हैं. Right. So let's understand what is happening here. Let's say this is any water body. Let's assume a lake because eutrophication is actually most commonly happening in lakes. यहाँ पर let us assume that because of agricultural runoff, यहाँ पर कुछ पास में agricultural fields थे और यहाँ पे कुछ streams आ रही थी water की जहाँ से ये irrigate हो रहे थे. अब यहाँ उन्होंने क्या किया, they used a lot of fertilizers. जब बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे तो सॉइल में तो जाएंगे नहीं, कुछ ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, बट बाकी जो रन ऑफ होगा, जो आगे यहाँ से स्ट्रीम निकलेगी, उन स्ट्रीम से ये सारे फर्टिलाइजर्स लेट्स से दे हैव कम टू द लेक. अब लेक में क्या है, फर्टिलाइजर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैव कम टू द लेक. ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये वाले न्यूट्रिएंट्स इस लेक में आ गए हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, तो अब लेक में देर आर गोइंग टू बी एल्गे और स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू बी फाइटोप्लैंक्टन. अब फाइटोप्लैंक्टन को ये न्यूट्रिएंट्स जब मिल जाएंगे, देयर ग्रोथ इज गोइंग टू इंक्रीज. सो ह्यूज ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन हैपन्स इन द लेक्स. अब फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम बात करें, फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेटिक हैं, इनके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये तो अच्छी बात है, ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी करेंगे, राइट. एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. अगर हम मरीन सारा काउंट कर लें, यहाँ पे डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब आते हैं, बहुत ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये कर रहे हैं. टेक्निकली तो ये अच्छी बात है. फाइटोप्लैंक्टन के पास क्लोरोफिल होता है. अब क्लोरोफिल भी हमने तो एक ब्रॉड क्लोरोफिल पढ़ा है, बट क्लोरोफिल ऑल्सो इज ऑफ वेरियस टाइप्स. देयर इज क्लोरोफिल A, B, C एंड D. क्लोरोफिल A जो होता है वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. जो डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, उनमें जनरली क्लोरोफिल C होता है. ठीक है, रेड एल्गे में क्लोरोफिल D होता है. अब फाइटोप्लैंक्टन डे टाइम में व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, जब सनलाइट अवेलेबल है तब तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेक में भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है. बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट? ड्यूरिंग नाइट these phytoplankton, they respire aggressively. अग्रेसिव रेस्पिरेशन करते हैं. अब रेस्पिरेशन में हम क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, राइट. रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. तो अगर हम इनका नेट इफेक्ट देखें कि डे में मान लो इन्होंने 100 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाला, तो रात को पता चलेगा इन्होंने 150 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज अप कर लिया. फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऑक्सीजन बना भी ज़्यादा, यूज भी ज़्यादा हुआ, बट व्हाट वाज द नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट वाज -50 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो लेक इज नाउ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन. लेक इज डिवॉइड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. जब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे तो यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी. नाउ दिस इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. दिस इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन, दिस इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, राइट. अब इसका एक और भी हार्मफुल इफेक्ट है. कई बार ये एल्गे, कई तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, कई बार these algae also lead to something called टॉक्सिन रिलीज. तो ये खुद भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिस वजह से aquatic organisms die. तो these are called harmful algal blooms. अब जब बहुत ज़्यादा algal bloom हो जाता है तो dissolved oxygen levels in water go down significantly. So this leads to hypoxia condition. Hypoxia means lack of oxygen. Hypo means less, oxia means oxygen. Hypoxia is लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो हाइपोक्सिक कंडीशंस बन जाती हैं, एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज वेरी लेस ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो 2 मिलीग्राम पर लीटर से भी ऑक्सीजन कम हो जाती है.
इस लेवल से भी कम हो जाती है, और यहाँ पर यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ aquatic organisms डाई, aquatic organisms की डेथ होती है। अब जब aquatic organisms की डेथ होगी तो क्या होगा, इनकी डेड बॉडीज यहाँ पर लेक के पीछे यहाँ पे नीचे कलेक्ट होंगी। अब देर आर बैक्टीरिया इन द लेक, बैक्टीरिया विल ऑल्सो यूज ऑक्सीजन टू डिकम्पोज देम, तो और डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो एक साइकिल बन जाता है, एक विशियस साइकिल, जिससे डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो this algal bloom can lead to something called dead zones, where there is huge aquatic death happening because of hypoxic conditions. ठीक है। अब related term to this is called blue tide. Blue tide अभी हमें देखने को मिला था। There is red tide also, there is green tide also. This is what we are reading is blue tide. ये जो algal bloom होता है, इससे related terms हैं red tide या brown tide. Red and brown tide is basically nothing but another name for these algal blooms. अभी मुंबई में, मुंबई की कोस्ट पे हमें देखने को मिली something called blue tide. Now what is blue tide? Blue tide is occurring because of a phenomena called bioluminescence. अब luminescence का मतलब होता है something that lights up. Bio means living. So a living thing that actually produces light. हुआ क्या था कि there were phytoplankton that were present. Phytoplankton that were present in the beaches of Maharashtra, right? अब ये क्या करते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दे हैव सम केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोटीन प्रोडक्शन के टाइम पे, अब मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर सारे एल्गे हैं। जब वेव्स आएंगी, स्पेशली बीच पे जब वेव्स आएंगी, तो एल्गा डिस्टर्ब होंगे, तो ब्लू लाइट रिलीज होती है। दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग। तो ब्लू टाइड वॉज सीन ऑन महाराष्ट्र बीचेस रिसेंटली। ठीक है। अब some other harmful effects of these algal blooms also we should know. देखो, अब जैसे ये algal bloom हो रहा है, या यहाँ पे मान लो एक वाटर बॉडी है, आपने कई बार देखा होगा वाटर बॉडी है, सरफेस पे पूरे ही alga है। तो इससे दो तीन और इफेक्ट्स होते हैं। एक तो इससे सनलाइट नहीं जा पाती, सनलाइट कैन नॉट रीच द बॉटम ऑफ द लेक। ये वाटर बॉडी है, टॉप पे पूरे algae हैं, ग्रीन ग्रीन दिखती है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, water is not reaching the depth, sunlight sorry is not reaching the depths of the lake. जब सनलाइट डेप्थ ऑफ द लेक पे नहीं जा रही, तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर इफेक्ट दैट दे आर हैविंग। देन यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब पहले लेक में न्यूट्रिएंट्स कम थे, अब लेक में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए हैं। So with high amount of nutrients, what is going to happen? A different type of plants are going to enter this lake. So it also provides fertile breeding ground for invasive aquatic species. लेक पूरी चेंज हो गई। पहले कम न्यूट्रिएंट वाली लेक थी, अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली लेक है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली लेक है, तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं या डिफरेंट टाइप के जो aquatic प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। दे कैन बी इन्वेजिव इन नेचर, so that is what something happens here. अब तो यूट्रोफिकेशन एंड algal blooms and all this thing should be directly clear to you. सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में दिया है। ये सुनने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। अब now let us look at some of the solutions that we have for look solving this problem of eutrophication. One of the solutions, and we have read this before in science and tech, so I will not explain this again, is called bioremediation. बायोरिमीडिएशन में क्या मतलब होगा इसका, कि यार मैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करूँगा, राइट। तो इफ़ आई यूज सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड बायोरिमीडिएशन, राइट। नाउ बायोरिमीडिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली हो रही है, इट इज नेचुरली अकरिंग, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। सेकेंड इज इंजीनियर्ड। इंजीनियर्ड का मतलब है कि आई एम इंटरफेयरिंग, आई एम डूइंग सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस मैं कर रहा हूँ तो उसके थ्रू ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ कुछ, नाउ देयर आर सम टर्म्स हियर, ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वन टर्म फॉर एग्जांपल इज बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग में हम क्या करते हैं कि हम
ग्राउंड वाटर के बिलो, जैसे ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन की इंजेक्शन करते हैं, राइट। तो अगर कहीं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं तो हम ऑक्सीजन देते हैं, उससे फिर क्या होता है, देर इज राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और वो पेट्रोल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सॉयल कंटामिनेशन होती है तो उसके लिए बायो वेंटिंग करते हैं, बायो ऑगमेंटेशन भी करते हैं कि कुछ माइक्रोबियल स्ट्रेन्स आते हैं जो डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। सो दीज आर engineered methods of bio remediation। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है, टर्म्स हेयर इज इंपॉर्टेंट। अब अगर ये सेम काम मैं प्लांट्स के थ्रू करना चाहूँ तो इसको मैं कहूँगा फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो मीन्स प्लांट्स, तो फाइटो रेमिडिएशन इज इफ आई एम यूजिंग प्लांट्स टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स। ये हमने पढ़ा है यूकेलिप्टस प्लांट्स के लिए भी, और बाकी जो डॉक्यूमेंट में दिया है प्लीज डू रीड दैट। अब the next thing that we have to see, and this is actually fairly important, is sewage treatment। अब सीवेज वॉज अ मेजर रीजन फॉर पोल्यूशन, तो सीवेज ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ये हमें देखना है। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट में वी हैव टू सी द ट्रीटमेंट दैट वी गिव आउट फॉर बायो टॉयलेट्स ऑल्सो, एंड द ट्रीटमेंट दैट इज जनरली यूज्ड फॉर नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट। इसको हम जरा समझते हैं। ऑल राइट, तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन वील अंडरस्टैंड व्हाट बायो टॉयलेट्स आर। तो देखो जो डोमेस्टिक सीवेज होती है उसमें क्या क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट विल बी रिमूविंग ऑल द हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम हियर। तो पहले देख लेते हैं कि हार्मफुल क्या क्या है यहाँ पर। तो देर आर सस्पेंडेड सॉलिड्स, राइट, देर इज सम आयरन, मैंगनीज टाइप metals, and there are obviously some bacteria etc। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। पहला चीज़ क्या है कि ये जो भी हमारा सीवेज वाटर निकलता है फ्रॉम आर होम्स, इस सीवेज वाटर में देर आर फ्लोटिंग एंड समवॉट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, राइट। इस वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जिनको हमें हटाना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है वी ऐड थिंग्स लाइक एलम। एलम ऐड करेंगे तो जितने भी ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल स्टिक टुगेदर and come to the bottom like this. This is coagulation। The fine particles they clump together and they settle at the bottom of the tank। तो पहले हमने coagulation किया। coagulation करने के बाद हम क्या करते हैं, जो वाटर अभी ऊपर वाटर रह जाएगा और बॉटम पे आपके पार्टिकल्स रह जाएंगे। इस वाटर को देन यू नो पुट इट थ्रू द नेक्स्ट स्टेप विच इज फिल्ट्रेशन। नाउ वॉट एवर इम्प्योरिटीज आर देयर वो इस फिल्टर के थ्रू निकल जाती हैं। फिल्टर कभी सैंड और ग्रेवल का बना होता है, कभी कभी क्रश्ड कोल का भी होता है। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद जो आपको वाटर मिला उसको फिर से एक टैंक में डालते हैं, एंड हियर वी अलाउ इट टू सेटल और वी मेक इट फ्लो वेरी स्लोली। तो जो बचा हुआ हैवी पार्ट है इस वाटर में वो बिल्कुल अगेन बॉटम पे सेटल हो जाएगा और टॉप पे क्लियर वाटर होगा। अब क्लियर वाटर बाहर आया, अब इस वाटर को क्या करना है, इसको हमें डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड क्लोरीन। क्लोरीन आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, इट इज अ हैलोजन गैस। क्लोरीन यूज करते हैं। क्लोरिनेशन डज हेल्प इन रिमूविंग दीज पैथोजेंस एंड बेसिकली मेक्स द वाटर क्लीन। समटाइम्स क्या होता है कि ये क्लोरोफॉर्म बना सकता है। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 after reacting with the organic matter present there, and harmful byproduct can also be formed। बट अगर आपने कोएगुलेशन भी कर ली है, फिल्ट्रेशन भी कर ली है, सेडिमेंटेशन भी कर ली है, ये सेटलिंग वाले स्टेप को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ये तीनों काम कर लिए हैं, तो उसके बाद ये नहीं होना चाहिए आइडली। नाउ द अदर थिंग दैट वी कैन यूज हेयर इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन कैन ऑल्सो बी यूज हेयर, बट ओजोन में प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्टली ज़्यादा होता है वो। देन वंस दिस इज डन, अब जो हमारे पास वाटर बचेगा इसमें हमें क्या क्या एडजस्ट करना है, हमें तीन चीज़ें एडजस्ट करनी है। एक तो हमें इसका फ्लोराइड लेवल एडजस्ट करना है, तो हमें डीफ्लोरिडेशन करनी पड़ती है, राइट। एलम भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इसका पीएच लेवल ठीक करना होता है, तो पीएच लेवल में हम लाइम ऐड करते हैं। एंड लास्टली वी हैव टू रिमूव आयरन विच इज़ अ कॉमन कंटामिनेंट। आयरन रिमूव करने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली ज़्यादा है, तो वी बेसिकली यूज़ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। देन sometimes in selected regions we also have to remove arsenic from here, so arsenic treatment भी करनी पड़ सकती है। तो ये चार स्टेप हैं। so firstly you would want coagulation, then filtration, then sedimentation। उसके बाद once these three steps are done you would do chlorination, then
you would have these 4 steps: fluoride removal, pH optimal, iron optimal and arsenic optimal. ये सारे steps हम करते हैं so that we can then treat this sewage water, and then this sewage water is safe. अगर आप इसको directly discharge करोगे तो बहुत pollution करता है, and this is the job of a sewage treatment plant. Similarly, इससे एक linked idea है of bio toilets. Bio toilets में क्या है ये देखते हैं. See, in our toilets, especially on trains or in remote sites, what happens is that there is feces in the water in the toilet. अभी यहाँ water के साथ जाएगी and it will go into something called the septic tank. और generally ये जाता है फिर sewage water में, and of course it leads to coliform count and it leads to pollution. हम चाह रहे हैं कि ये जो feces water mixture है इसको हम कम से कम, बेसिकली वी वांट एज लिटिल एज पॉसिबल कि ये जो फीसेस है ये डायरेक्टली यहाँ से डिस्चार्ज हो, सीवेज वाटर में जाए, राइट. हम चाह रहे हैं कि रादर देन टेकिंग दिस सीवेज टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हम यहीं पे ट्रीट कर लेते हैं एट द स्टेज ऑफ द टॉयलेट. तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये टॉयलेट है, टॉयलेट से जो भी टॉयलेट वाटर आ रहा है विद फीसेस एंड वाटर वॉट एवर इज कमिंग, वी पुट इट फर्स्ट इन टू अ डाइजेस्टर टैंक. अब यहाँ पर जो मेन स्टेप है वो क्या है, इस डाइजेस्टर टैंक में देर आर एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया दैट वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इस टैंक में कुछ ऑक्सीजन नहीं है, देर आर एनारोबिक बैक्टीरिया. ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस फीसीज को डिसॉल्व करेंगे. दे विल डिसॉल्व दिस फीसीज, दे विल डाइजेस्ट एंड डिसॉल्व दिस फीसीज. ठीक है, जब ये डिसॉल्व हुआ, फीसीज डाइजेशन हुआ, उसके बाद रिलेटिवली क्लियर वाटर वुड बी देयर. नाउ दिस इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डन है, सब कुछ सही हो गया है. इसके बाद फिर इसमें कुछ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें, बट येस इट विल बी फिट टू डिस्चार्ज. और ट्रेन्स पे ये काफ़ी काम आता है, राइट. तो बायोडाइजेस्टर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. एनारोबिक डाइजेशन यहाँ पर हमारा मेन पर्पस रहता है, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर एनारोबिक डाइजेशन किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में विदाउट ऑक्सीजन अगर डाइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, CH4 मीथेन या बायोगैस बनेगी. So this is one more thing that happens, right. अब ये हमारे ट्रेन्स के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो इंडियन ट्रेन्स पे ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है. नाउ यू माइट थिंक दैट बैक्टीरियल डाइजेशन इज हैपनिंग हियर, बट एक्चुअली वन थिंग दैट माइट सरप्राइज यू इज दैट एक्चुअली यहाँ पर ओडर कम हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन हो जाती है, द फीसिस गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, वी गेट रिलेटिवली क्लियर फ्लूइड, तो ओडर भी कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे. दैट इज़ द आइडिया ऑफ बायो टॉयलेट्स. अब हमने जब ट्रीटमेंट देखी तो हमने बायो रेमिडिएशन देखा, हमने यहाँ पे यूट्रोफिकेशन देखा, और हमने सीवेज ट्रीटमेंट की टेक्निक देखी. अब हमें ये पता ही है कि यार गंगा जी में जो पोल्यूशन हो रहा है वो एक मेजर इशू है. तो गैंजेस के पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने एक प्रोग्राम लाया था जिसका नाम था नमामि गंगे. नाउ व्हाट विल डू इज विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. इसको समझेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So in the Namami Gange project or the Namami Gange program, what happened was that इससे पहले we had something called गंगा एक्शन प्लान. अब गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट का चल रहा था, 4,000 करोड़ का खर्चा भी हो गया था 30 साल में, बट कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई नहीं. तो फिर हमने देखा समथिंग कॉल्ड गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान. ये बनाया था हमारे IIT का एक कंसोर्शियम था, बहुत सारे IIT साथ मिले एंड दे केम अप विद दिस प्लान. ये 2013 में पब्लिश हुआ. 2014 में जब नई गवर्नमेंट आती है, they now launched this program called Namami Gange program. Namami Gange program was meant to clean and rejuvenate river Ganga ji, है ना. तो अब यहाँ पर क्या किया गया, what was done here, this was basically an idea of revamping the entire system. तो पहले क्या था, यहाँ पर एक चीज़ होती थी called नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. इसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई, राइट. इसके अंडर बनाया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और फिर स्टेट लेवल्स पे भी गंगा जी के मिशन बनाए गए, राइट. ये नेशनल गंगा काउंसिल को चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. ये बनी है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है. अब इसके कुछ फीचर्स क्या हैं. एक तो ये 100% सेंट्रली फंडेड है. इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो PPP मॉडल पे होते हैं अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, राइट. नॉन लैप्सेबल फंड्स हैं. लैप्सेबल फंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ फंड्स दिए फॉर 1 ईयर. अब
आई गिव यू 100 रुपीज़ फॉर दिस 1 ईयर, यू आर एबल टू स्पेंड 90 रुपीज़ इन दिस 1 ईयर, तो आपके जो बाकी 10 रुपीज़ बच गए वो मेरे पास आ जाएंगे, बट यहाँ पर फंड्स लैप्सेबल नहीं है, इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल फंड। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मेनली जो भी आप प्रोजेक्ट्स में बनाओगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया इज इन 4 पिलर्स। व्हाट आर दोज 4 पिलर्स, देखते हैं। द फर्स्ट आइडिया इज कॉल्ड निर्मल गंगा। निर्मल गंगा का मतलब है कि हमें गंगा जी को क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे होगा? हेयर वी आर गोइंग टू हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करेंगे, वेस्ट वाटर को रीयूज करेंगे, रूरल एरियाज में सैनिटेशन लाएंगे। द सेकेंड आइडिया इज अविरल गंगा। अविरल गंगा इज कि फ्लो बढ़िया हो, लो फ्लो वाले रीजन्स ना हो, एक प्रॉपर जो रिवर फ्लो होता है वो मेंटेन रहे। तो उसमें हम क्या करेंगे? फ्लड प्लेन्स की प्रोटेक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल रखेंगे, एफॉरेस्टेशन पे फोकस होगा, राइट। वेटलैंड्स को मैप करेंगे, जो स्मॉल रिवर्स गंगा के आसपास हैं उनको भी रिजुविनेट करेंगे। देन थर्ड पिलर हेयर वॉज जन गंगा। जन गंगा वॉज दैट पीपल विल गेट इन्वॉल्व, कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे, गंगा रन, गंगा उत्सव, वी विल सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ गंगा जी विद द पीपल। बेसिकली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए एक पिलर था जन गंगा। एंड द फोर्थ पिलर वॉज ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा वॉज दैट वी विल हैव complete knowledge of how Ganga is to be managed, right? So microbial diversity वहाँ क्या है, एक रिवर मैनेजमेंट प्लान बनेगा, वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी, जो भी हमें डेटा, डैशबोर्ड, डेटा पॉइंट्स चाहिए वो एक जगह पर आएंगे। अब इसके जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो वे फॉरवर्ड है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और पिलर ऐड किया गया बाद में, कॉल्ड अर्थ गंगा। Now the Earth Ganga pillar, which was the fifth pillar, this pillar talks of one more thing, which is that we will use Ganga ji to generate livelihoods. तो यहाँ पर क्या था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अलॉन्ग द विलेज, हम अलॉन्ग द विलेजेस दैट आर क्लोज टू गंगा जी उन्हें भी बढ़ाएंगे। तो सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बात करेंगे, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे, लाइवलीहुड्स बिल्ड करेंगे, कल्चर प्रमोट करेंगे, राइट, टूरिज्म बिल्ड करेंगे। दिस वॉज द मेन आइडिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम की काफ़ी अचीवमेंट्स भी हुई हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ी है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुई है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ बिकम बेटर, गैंजेटिक डॉल्फिन की प्रोटेक्शन हुई है, गंगा ग्राम बने हैं। गंगा ग्राम इज बेसिकली विलेजेस अलॉन्ग गंगा जी जहाँ पर हमने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, राइट। बट स्टिल देर आर सम इशूज एंड देर इज अ way forward also which is mentioned in the document, you can read that for means. Up, the last part of our discussion of water pollution is some discussions with regards to marine pollution in the sea. तो मरीन पोल्यूशन की अगर आप डिस्कशन देखोगे तो सबसे पहले डिस्कशन हम करते हैं अबाउट लंदन कन्वेंशन। अब लंदन कन्वेंशन आई थी 1972 में, और इस कन्वेंशन का क्या लॉजिक था कि जो सी में वेस्ट डंपिंग होती है, डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, दैट डंपिंग ऑफ वेस्ट शुड नॉट हैपन। डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी शुड नॉट हैपन। ठीक है, अब ये डंपिंग जो है, डंपिंग क्या है कि आप डिलिबरेटली चीज़ों को सी में डाल रहे हो, राइट। ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए लंदन कन्वेंशन आई थी। इनिशियली जब ये कन्वेंशन आई थी 1972 में, तो इसने थोड़ी बहुत डंपिंग अलाउ करी थी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप डाल सकते हो, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को डाल सकते हो, तब उतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट ओवर टाइम इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट। तो 1995 में कहा गया कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट की डंपिंग नहीं कर सकते हो, रेडियो एक्टिव वेस्ट की डंपिंग नहीं कर सकते हो। फिर 1996 में इसकी एक प्रोटोकॉल आई जहाँ पर यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। देन ये भी कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं खुद तो नहीं कर रहा, राइट, आई एम नॉट माई सेल्फ dumping waste at sea, but I will export this waste to some other country and that will dump the waste at sea. तो वो एक्सपोर्ट बैनिंग प्रोविजंस, यू कांट एक्सपोर्ट वेस्ट सो दैट इट कैन बी डम्प्ड इन द फ्यूचर, वो सब भी यहाँ पे रोका गया। देन 2006 में फिर से इसको अमेंड करके यहाँ पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की भी बात की गई। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए। इस बार शिपिंग काफ़ी न्यूज़ में है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज अलाउड है, ये मतलब ये इंक्लूडेड है। और यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी वेस्ट हैं, कोई भी आप
डंप नहीं कर सकते सी में, बट कुछ हैं विच आर लिस्टेड इन एनेक्स 1। एनेक्शर मीन्स लिस्ट, राइट? तो एक लिस्ट बनाई हुई है कि एनेक्स 1 इस लिस्ट में जो जो वेस्ट लिखे हुए हैं वो आप डंप कर लो सी पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सब बंद है। आप सी में इंसिनरेशन भी नहीं कर सकते। इंसिनरेशन इज फायरिंग अप द वेस्ट, यू कांट डू दैट इन द सी, ठीक है? एंड देन जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज में हम अंडर सी या सी बेड में बहुत लो लेवल पे सी में हम जाके CO2 को स्टोर करते हैं, सब सी बेड स्टोर करते हैं, उसकी अलाउंस आई थी ये 2006 के थ्रू, ठीक है? Now another marine convention that is very much asked, and although I can't teach you the whole convention here, आपको जरूर IR में इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, is UN clause। UN clause कई बार पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में दिया भी हुआ है, आई एम श्योर आपको पता भी होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि टेरिटोरियल सी कितनी होती है, फिर कंटिगुअस जोन क्या होता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, राइट? एंड देन व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड हाउ दीज डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको यूएन क्लॉज के बारे में बताऊं तो यूएन क्लॉज के अंदर एक्चुअली 3 बॉडीज बनी हैं। वन इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जो ये यूएन क्लॉज के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। देन देर इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का क्या काम है? दैट इज द बॉडी दैट इज एक्चुअली लुकिंग एट सी बेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। नेशनल जुरिस्डिक्शन तक जो सी बेड है वो तो ठीक है, बट उसके बियॉन्ड जो हाई सी है, हाई सी में जो सी बेड है उसको देखती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। एंड देन देर इज कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हर कंट्री क्लेम कर सकती है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा है, जितना ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा उतना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। आई होप आपको यूएन क्लॉज आता है तो आपको ये चीज़ पता होगी, या तो ज्योग्राफी में या आईआर में। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे प्रोविजंस पढ़ लेना। तो ये जो कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये कंट्रीज के क्लेम्स को डिटरमाइन करता है, राइट? नाउ जो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इट इज लुकिंग एट अ ट्रीटी कॉल्ड हाई सीज ट्रीटी। देखो हाई सीज ट्रीटी क्या कहना चाहती है कि मान लो देखो बहुत सारे कंट्रीज हैं, देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज दैट आर प्रेजेंट, राइट? अब मान लो यहाँ पर कंट्रीज हैं, यहाँ पर कंट्रीज हैं, यहाँ तक तो सी इनकी जुरिस्डिक्शन में है और यहाँ तक भी सी इनकी जुरिस्डिक्शन में है एज पर यूएन क्लॉज। वॉट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द सी जहाँ पे ना किसी कंट्री का EEZ है, ना किसी के कंटिगुअस वाटर्स हैं, किसी का क्लेम नहीं है, नो कंट्री हैज़ इट्स EEZ हेयर, दिस पार्ट ऑफ द सी इज ट्रीटेड एज अ ग्लोबल कॉमन। दैट मीन्स ग्लोबल कॉमन मीन्स अवेलेबल टू ऑल, इसको ग्लोबल कॉमन कहा जाता है, राइट? नाउ इन दिस ग्लोबल कॉमन दिस इज बेसिकली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस, राइट? अब यहाँ पर ये बात करी जाती है कि इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। अब देखा जाए तो अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है? और यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन करनी है। तो अब हमने इसको इस पार्ट को, अब ये क्या होगा, देखो ऐसे वाटर का कॉलम होगा और बॉटम पे सी बेड होगा। तो वाटर कॉलम को हम कहते हैं हाई सी, और ये जो सी बेड है इसको कहते हैं द एरिया। और इसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास हाई सीज ट्रीटी है। अभी हाई सीज ट्रीटी में क्या क्या है? हाई सीज ट्रीटी में आपका जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पहले पढ़े हैं, राइट, वो सारे यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जो इसके बारे में डील करती है इससे। यहाँ पर EIA का प्रोविजन है, यहाँ पर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का प्रोविजन है, यहाँ पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का प्रोविजन है। यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ से यूज़ कर रहे हो तो फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोविजन है। देन जो स्पेशल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, SIDS, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, जो LDCs हैं, उनके लिए क्या है? स्पेशल प्रोविजंस हैं। देन यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर होनी है तो जैसे हमने कार्टेजना प्रोटोकॉल में देखा था, यहाँ पर भी एक क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है। एंड इट सपोर्ट्स द 30x30 टारगेट। 30x30 टारगेट हमने कहाँ देखा है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसका जो 30x30 टारगेट है उसको भी ये सपोर्ट करता है। दिस इज द आइडिया ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। दिस इज आर एंटायर डिस्कशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, जितना हमने आज पढ़ा इन वन स्क्रीन। यहाँ से शायद आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बट वी हैव discussed all these things today, right? And we have now completed our discussion of water pollution. अब देखिए एनवायरनमेंट में जो हमारा बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट इज आर डिस्कशन ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन जो मिसलेनियस पोल्यूशन के हैं। rather than recording it as one class of 3 hours, I'm going to give you 2 classes of 1.5 hours each. तो एक ये 1.5 hours की क्लास हो गई, I'll give you one more class of 1.5 hours जिसमें जो बाकी पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन है वो अपलोड कर दिए जाएं।
ये डॉक्यूमेंट वाटर पोल्यूशन का और ये लेक्चर हम साथ में अपलोड कर रहे हैं. वाटर पोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू टॉक अबाउट मिसलेनियस पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन. तो जो मिसलेनियस पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन है अब हम उसकी बात करेंगे, जैसे कि साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन वगैरह वगैरह. नाउ यू विल सी दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग डिस्कस्ड. वो डॉक्यूमेंट भी और ये वाली क्लास भी साथ में हम अपलोड कर रहे हैं. एंड द क्लास फॉर दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो आई विल अपलोड विद इन द नेक्स्ट 2 days. तो दिस वुड बी द लास्ट क्लास. आई थिंक 1.5 आवर्स ही और होगा. तो इसी फॉर्मेट में करेंगे. आई विल एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, आप सुनो और उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट पढ़ लो, तो आपका सब कुछ कवर वहाँ पर हो जाएगा. ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू अगेन, बाय बाय.